Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start our training over IATF 16949. IATF is stand for International Automotive Task Force. The version of the standard is 2016. This is the first edition of this standard released uh, on 1st October 2016. The title of the standard is Quality Management System Requirements for Automotive Production and Relevant Service Parts Organizations. So this is the basic detail of the standard. Here visible to you the screenshot of the first page of the standard, and this is my company Edison Quality Registrar. On behalf of my company, I am providing this training. Okay, and this is going to be the first part of the training of IATF 16949 2016 version. So let's start the training. Hope we communicated to attend and make a good understanding with the ISO 9000 and ISO 9001 in previous days, because that are the very fundamental standard which are essential to further enhance your knowledge with respect to 16949 uh, and as a quality management system requirement for automotive industry. So let's start. This is the first slide of my training. Go over the second slide. So this slide is prepared as per the clauses of IATF 16949. All the clauses is covered in my training. So initially the introduction is given the standard. The first details is there is forward automotive QMS standards, requirements, customer, ISO 9001 2015, ISO 9000 2015, standalone. So these are the standard keywords I covered uh, in my PPT. Let me brief you with what are these particular keywords represents and what the things you needed to understand from here. So first thing is initially यहाँ पे समझना ये है कि आपको जो IATF का 16949 स्टैंडर्ड है आपको उसको किस तरह से लेना है उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है इस पर्टिकुलर कंटेंट में स्टैंडर्ड के। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपको ये नहीं कंसीडर करना है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको इस तरह से नहीं कंसीडर करना है जो IATF 16949 है वो स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो जब भी IATF 16949 की बात होगी तो उसके साथ ISO 9000 और 9001 को आपको कवर करना है जब भी आप ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने की। साथ ही साथ इसके साथ जब जो पर्टिकुलर आपके कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसको भी ऐड करना है एज अ स्कोप ऑफ ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलती है कि क्या इम्पोर्टेंस है 9001 की और 9000 की और किस तरह से एज अ मैट्रिक्स आपको डेवलप करना है अपना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज अ ऑटोमोटिव कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू IATF 16949। ठीक है, तो ये आप क्लियर है, आपसे कोई पूछे तो आपको इस मैट्रिक्स को बस समझाना है कि मैट्रिक्स है 9000 9001 कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड IATF 16949। ये साथ ही कंबाइंड मैनर में वर्क करते हैं जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की। ठीक है, साथ ही साथ जो IATF 16949 है इसको एक यहाँ पे रेफरेंस वर्ड यूज करता है
conjunction, comprehended, supplement in respect of 9001 and 9000। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है क्यों ये कंजक्शन है। स्टैंडर्ड में अलग अलग जगह पे ये रेफरेंस मिलते हैं कि किस तरह से हर जगह आपको 9001 का रेफरेंस मिलेगा डिफरेंट क्लॉजेज में, और उसको इस तरह से कवर करना है। ठीक है, तो ये रही हमारी फर्स्ट। उसके बाद अब हम सेकंड उस पे आते हैं, हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, कीवर्ड जो मैंने लिया है ISO/TS 16949 बाई IATF 1999, 2002, 2009 continued alignment। सो IATF 16949 की हिस्ट्री ऐसे कुछ है कि पहले इसको ISO/TS 16949 के स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता था, जिसको सेम ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स है उसी ने डेवलप किया था, उसी ने बनाया था। और फर्स्ट जो वर्जन जो आया था वो 1999 1999 में बना था। फिर सेकंड वर्जन जो है वो 2002 में आया था। उसके बाद थर्ड वर्जन जो है 2009 में आया था। और फर्दर जब रिक्वायरमेंट इस तरह की लगने लगी, जो एक्सपर्ट्स थे इंडस्ट्री के, OEMs थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मैच करना है 9001 से, जिससे कि ऑटोमोटिव सेक्टर का इन्हांसमेंट हो सके, और इसकी नेसेसिटी दिखी। तो फिर लास्टली जो थर्ड वर्जन था जो 2009 में आया था, ISO/TS 16949, उसको माइग्रेट किया गया ISO/TS 16949 से 2009 के वर्जन से IATF 16949 में। तो इस तरह से जो ISO/TS था 16949 2009 का वर्जन वो ऑब्सलीट हो गया। ठीक है, उसकी जगह IATF 16949 2016 जो कि फर्स्ट एडिशन है उसने ले लिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ स्टैंडर्ड में कॉन्टिन्यूड अलाइनमेंट की बात करता है 9001 से ये स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो क्लॉजेस हैं 9001 की और IATF 16949 की वो मैच करती हैं यहाँ पे, इसीलिए कॉन्टिन्यूड अलाइनमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इसमें बेसिक है 9000 9001, और उसके बाद उसको मैच करना है 16949 की से। सो यहाँ पे चीज़ें हैं इस तरह से कि सप्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया, सप्लीमेंट की बात की गई है जो IATF में रिक्वायरमेंट है ओवर द ISO 9001, उस तरह से चीज़ें देखनी है। तो यहाँ तक बात रही हिस्ट्री की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोल। गोल में जो चीज़ें हैं, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, emphasizing defect prevention and reduction of supply chains variation and waste। तो ये क्लियर कट गोल है IATF 16949 का, जो कि आपको इस्टेब्लिश करने से, इंटीग्रेट करने से अपने सिस्टम में मिलता है। ठीक है, तो जब भी हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो क्वालिटी की बात कर ले, इंटीग्रिटी की बात कर ले, उसमें सबसे जो कंसर्न पॉइंट होता है वेरिएशन का रिडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसको फुलफिल करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, पहली तो आप समझने की ज़रूरत है कि जो वेरिएशन है उसको रिड्यूस कर सकें हम। ठीक है, उसके साथ ही साथ कैसे हम डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर फोकस करना है IATF 16949 के थ्रू। और जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, जैसे कि जब भी हम कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमारा एंड गोल होता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हमारा मेन गोल है।
ठीक है। और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन में वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है। तो ये हमारे मेन गोल्स हैं IATF 16949 को इस्टेब्लिश करने का अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इसको आ, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए IATF के गोल्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन। ठीक है। सेकंड है इफेक्ट प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम। थर्ड है कंट्रोल इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। और फोर्थ है जो वेस्ट है सप्लाई चेन में उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये चार मेन गोल्स हैं IATF 16949 के। ये आपको क्लियरली याद होने चाहिए। ठीक है। तब एक आप बेहतर तरीके से चीज़ें कर पाओगे, डेवलप कर पाओगे, ऑपरेट कर पाओगे, इम्प्रूव कर पाओगे, रिव्यू कर पाओगे। तो सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। आगे इसको हम एज अ अवेयरनेस देखेंगे, इस चीज़ को एज अ कम्युनिकेशन देखेंगे, एज अ लीडरशिप देखेंगे। ये गोल की मेथोडोलॉजी जो है IATF 16949 की। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, रिमार्क फॉर सर्टिफिकेशन। तो IATF के 1694 को सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे रिमार्क दिया हुआ है कि जो भी बॉडी IATF सर्टिफिकेशन दे, तो IATF रिकॉग्नाइज्ड हो, वही सर्टिफिकेशन दे सकती है। ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं इंडस्ट्री में, कंप्लायंस सर्टिफिकेशन इशू करती हैं। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है, तो इस तरह का सर्टिफिकेशन ना लें आप। ठीक है। क्योंकि वो वेस्ट है टोटल आपका मनी का, आपके रिसोर्सेज का। तो आप एक IATF रिकॉग्नाइज बॉडी से ही सर्टिफिकेशन लें। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए रिमार्क्स मेंशन किया हुआ सर्टिफिकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, वो है ISO 9001 2015 रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, जनरल, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रोसेस अप्रोच, PDCA, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैंने जो IATF 16949 का क्लॉज नंबर .1, .2, .3, .4 है, उसको कवर किया इस पॉइंट में। यहाँ पे बात होती है जनरल, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रोसेस अप्रोच, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, रिस्क बेस्ड थिंकिंग और रिलेशन विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। तो इसलिए यहाँ पे 9001 2015 का रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि जो वहाँ 9001 का स्टैंडर्ड ISO का, वहाँ पे क्लॉज नंबर 1.1 और 1.2, 1.3, 1.4 जो है, वहाँ पे क्लियरली जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है उसका यहाँ पे यूज करना है हमें IATF 16949 में। ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पे हैं उसको क्लियरली यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो मेरी आपने ट्रेनिंग वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैंने थॉरली, बहुत डीप मैनर में सारी चीज़ें जो कि पॉइंट्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स की, प्रोसेस अप्रोच की, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल की, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की, रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारी डिफाइन की हुई हैं। ठीक है। रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में हमें बेसिकली 3 स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस मिलता है 9001 में। उसमें एक 9004 है, जिसमें मैंने PDCA साइकिल बहुत ही डिटेल्ड मैनर में और थॉरो मैनर में डिस्क्राइब की हुई है। ठीक है। जो कि सस्टेन्ड सक्सेस की बात करता है 9004। 9000 जो स्टैंडर्ड ISO का, वो फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स की बात करता है। तो उन ट्रेनिंग को मैंने इसीलिए पहले आपको बोला हुआ था कि आप अटेंड करिए। वो एक बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब अराउंड 10 आवर्स 11 आवर्स की ट्रेनिंग है, तीनों से कंबाइंड। उसको इन डिटेल मैनर आप अटेंड करिए, आपने किया होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो क्लॉजेस हैं जो कि मैंने बात करी, .1, .2, .3, .4, ये ISO 9001 के 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 क्लॉजेस हैं। तो उस ट्रेनिंग से आप
जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ से मेन अपने क्लॉजेस शुरू होते हैं IETF 16949 के। ये इंट्रोडक्शन जो है उसमें फर्स्ट क्लॉज है स्कोप। ठीक है, मैंने इसको इंट्रोडक्शन में ही लिया है क्योंकि इंट्रोडक्शन ही चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना है। तो स्कोप में जो चीज़ें आती हैं, पहला उसमें है ISO 9001 रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लियरली स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है स्कोप में 9001 का। ठीक है, आपने अगर ट्रेनिंग अच्छे से समझी होगी, आपने काम किया होगा तो आपको समझ में आएगा क्लियरली कि 9001 की रिक्वायरमेंट्स क्या है स्कोप पर्टिकुलर कॉस्ट रिस्पेक्ट में। इसके बाद बात आती है ऑटोमोटिव सप्लीमेंट्स की। ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं स्कोप में, जिसमें है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड when relevant assembly, installation, service, related products, embedded software, manufacturing site, applicability only, automotive supply chain। ये keywords मैंने लिए हैं as a supplement in addition to ISO 9001 as a automotive industry। तो ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, मतलब जब हम सप्लीमेंट की बात करेंगे, IETF की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो इसको मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो जो IETF 16949 है वो किस इंडस्ट्री में अप्लीकेबल होगा, किस डिसिप्लिन में, किस स्कोप के ऊपर कंपनी के अप्लाई होता है, उसके में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन में है या असेंबली में है, इंस्टॉलेशन में है, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो प्रोडक्ट्स रिलेटेड या सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड, तो आपके ऊपर IETF 16949 जो है वो अप्लाई होता है। आप उसको आप एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो, उसके रिक्वायरमेंट्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए चीज़ों को। इसके साथ ही स्टैंडर्ड में एक और इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि साइट्स पे अप्लीकेबल है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी तरह का कस्टमर स्पेसिफाइड पार्ट्स का, सर्विस पार्ट का, एसेसरीज का। ठीक है, तो जो भी साइट है उस पर एक ऑटोनोमस सिस्टम जो IETF का है 16949 वो अप्लाई होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरह से मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे और स्कोप में क्या चीज़ें मतलब हमें कवर करनी है। कुछ क्वेरीज हो जाती है, ठीक है, जैसे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसमें कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस की बात है, तो वहाँ पे क्या ये IETF 16949 कवर करता है कि नहीं करता है, तो उसके बारे में हम जब अभी आगे चलेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो चीज़ें हैं वो क्लियरली डिफाइंड है स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे है एप्लीकेबल साइट्स की बात है, यहाँ पे भी कुछ तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करता है स्कोप में ये स्टैंडर्ड की जो सप्लाई चेन है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट की, उसको उसको कम्प्लीटली कवर करना है थ्रू दिस IETF 16949। ठीक है, तो जो भी कंपनी इसमें फॉल कर रही है सप्लाई चेन में, उनके ऊपर इक्वली जो IETF 16949 है वो एग्जिस्ट करेगा, अप्लीकेबल होगा। तो किसी तरह से कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे। तो इस
पॉइंट्स आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि अप्लीकेबिलिटी की अप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है IATF 16949। तो ये स्कोप की बात थी। आपको 9001 2015 से स्कोप को समझना है। सेकेंडरी जो यहाँ पे मैंने सप्लीमेंटर रिक्वायरमेंट बताई ऑटोमोटिव के रिस्पेक्ट में, उसको भी आपको आप समझ गए होंगे, उसको कंसीडर करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, जो है सेकंड क्लॉज, जिसमें बात करेंगे नॉर्मेटिव रेफरेंस की। सो नॉर्मेटिव रेफरेंस में सिंगल स्टैंडर्ड दिया हुआ है ITF में, ISO 9000 2015, और एनेक्शर ए एनेक्शर बी की बात की गई है। एनेक्शर ए एनेक्शर बी हम अभी आगे बात करेंगे। तो पहला स्टैंडर्ड है अपना 9000 2015, और जैसे कि अभी प्रीवियस क्लास में हमने एक रेफरेंसेस की बात करी स्टैंडर्ड में, कि 9001 के स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड रेफरेंस में दिए गए हैं उनको भी कंसीडर करना है, जो कि ISO 9000 है, ISO 9004 है, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड दिस matrix of uh, five standard initially. First is the ISO 9000, second is the ISO 9004, third is ISO 9001, fourth is the ISO 19011, that is basically for internal audits, how to things, what are the methodology for audit. This is the fifth one, IATF 16949. So आपको इन पांचों स्टैंडर्ड की जानकारी होनी चाहिए। 19011 स्टैंडर्ड आईएसओ का, जो ऑडिट्स की बात करता है, ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आपको ऑडिट करनी है, क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी है ऑडिट करते वक्त। ठीक है, वो बहुत एक डिटेल स्टैंडर्ड है और उसकी डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, वो बेसिकली एक ऑडिटर के एक्सपर्टाइज के ऊपर है कि वो कितने अच्छे तरीके से समझ सकता है 19011 को। वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इम्पार्शियलिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी का, और कॉम्पिटेंसी का। और फर्स्ट ऑडिट, सेकंड ऑडिट, थर्ड ऑडिट जो होती है उसको क्लियरली समझना होता है। तो मैं किसी एक ट्रेनिंग में लिटरली 19011 को कवर करूँगा। अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी के, उसको समझिए। ठीक है, और मैंने कुछ इनिशियल्स बताए हैं आपको 19011 को, उसको आप माइंड सेट अपना सेट उसमें रखिए माइंड में। इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंसी, और साथ ही साथ फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट क्या होती है, फिर मैं उसको आगे ब्रीफ करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस में। इसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशन की बात है, जो कि थर्ड क्लॉज है, इंट्रोडक्शन में मैंने कवर किया है। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन ISO 9001 2015 की है, उसको आपको समझना है। जो मेरी ट्रेनिंग है उससे आप समझ सकते हो। उसमें क्लियरली मैंने डिफाइन किया हुआ है, बहुत सारे टर्म्स एंड डेफिनेशंस वर्ड्स हैं। ठीक है, 9001 में भी हैं, 9000 में भी हैं। तो मेरी जो ट्रेनिंग वीडियो आपने देखी होगी, तो वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्डअप की। और फिर इसके बाद जो IATF 16949 के रिस्पेक्ट में टर्म्स एंड डेफिनेशन है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने कवर किए इस ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो टर्म्स हैं उसमें पहला है एसेसरी पार्ट, APQP, आफ्टर मार्केट पार्ट, ऑथराइजेशन, चैलेंज, मास्टर पार्ट, कंट्रोल प्लान, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, CSRs, DFA, DFM, DFMA, DFSS, design, responsible, organization, error proofing, escalation process, FTA, manufacturing, multidisciplinary approach, NTF, product safety, site, trade-off curves, trade-off processes. तो ये इन्होंने जो टर्म्स हैं यहाँ पे लिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।
और इनके रिस्पेक्ट में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो। ठीक है, तो वन बाय वन सारे पॉइंट जो टर्म्स हैं उनको मैं ब्रीफ करता हूँ। पहला जो मैंने टर्म लिया है वो है एक्सेसरी पार्ट। तो एक्सेसरी आप अच्छे से समझ सकते हो एक्सेसरीज क्या होती हैं। मतलब आप अपनी डेली लाइफ में भी, अपनी वर्किंग लाइफ में भी डिफरेंट एक्सेसरीज का यूज़ करते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डिफरेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज यूज होती हैं एक व्हीकल के साथ, जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज इन्हेंस करती हैं प्रोडक्ट का, जो कोर तो नहीं उसका यूज होता है, लेकिन वो एक सपोर्टिंग यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करती हैं। और जो कि हम एक फाइनल कस्टमर तक जब अपना प्रोडक्ट या फिर एक व्हीकल को पहुंचाते हैं, देते हैं, डिलीवरी करते हैं, तब एक्सेसरीज को हम अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ इंटीग्रेट करके और फर्दर कस्टमर तक हम प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। एक्सेसरीज के कुछ एग्जांपल भी स्टैंडर्ड बताता है, जैसे कि कस्टम फ्लोर मैट्स हैं, ट्रंक बेड लाइनर्स हैं, व्हील कवर्स हैं, साउंड सिस्टम इन्हेंसमेंट्स हैं, सनरूफ है, स्पॉयलर हैं, सुपर चार्जर्स हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेसरीज में काउंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इस जो बेसिक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट है, उसके एडिशनल जो भी चीज़ें हैं कहीं जो सपोर्ट कर रही हैं प्रोडक्ट को, कुछ उसकी एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, यूज़ के रिस्पेक्ट में, तो उसको सपोर्ट करने वाली जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो अपने व्हीकल में, अपने प्रोडक्ट में, वो एज एसेसरीज काउंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, एपीक्यूपी। तो हम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग क्यों करते हैं? सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसका जो यूज़ है वो है जो डेवलपमेंट प्रोडक्ट का है उसको सपोर्ट करने के लिए, और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको गाइड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग है वो एडवांस मैनर में यहाँ पे होती है, इसीलिए इसका नाम एबीक्यूपी है। क्योंकि जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, लूप होल्स हैं, उनको हम इन्हेंस और रिड्यूस कर सकें रिस्पेक्टिवली। इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई मेथडोलॉजी डेवलप करते हैं उसको एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग कहते हैं, एपीक्यूपी। एपीक्यूपी में जो चीज़ें कवर होती हैं वो डिज़ाइन रोबस्टनेस है, डिज़ाइन टेस्टिंग है, कंप्लायंस का स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्शन प्रोसेस डिज़ाइन है, क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्ट पैकेजिंग है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है, ऑपरेटर ट्रेनिंग प्लान है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम अपने एडवांस प्रोडक्शन क्वालिटी प्लानिंग के थ्रू अपनी मेथडोलॉजी के अंडर कंसीडर कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, बेटर इंटीग्रेटेड एक जो थ्रू आउट प्रोसेस है, चेन है, सप्लाई चेन है, वो हमें मिल सके। ठीक है, और इसको हम जो हमारा इसके रिजल्ट्स हैं इसको हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सप्लाई चेन में उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, कस्टमर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एबीक्यूपी को समझना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप मोटे तौर पे ये आपको ध्यान रखना है, जब हम इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे थ्रू आउट जो चेन है प्रोडक्शन की हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी को कंसीडर करके हमें एबीक्यूपी को डेवलप करना है। तो ये बात रही एबीक्यूपी की।
फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है वो है आफ्टर मार्केट पार्ट। सो आफ्टर मार्केट पार्ट को ये आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, जैसे आपने जो एक मैन्युफैक्चरर आपको डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट, जो अपने पार्ट्स लगा के जो ओईएम के हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के हैं, और फर्दर कोई कस्टमर है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो ओईएम के पार्ट है उसको डिफरेंट पार्ट से रिप्लेस कर रही है या उसकी जगह पे दूसरे पार्ट्स लगा रही है जो कि सर्विस पार्ट नहीं है, उससे जो ओईएम की सर्विस है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आज मैं बात एग्जांपल के लिए बात करें, आप एक व्हीकल लेते हो, अलॉय व्हील्स चेंज कराते हो, ठीक है, टायर्स चेंज कराते हो, ठीक है, तो ये सारे मतलब आफ्टर मार्केट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, इंजन तक चेंज कर देते हैं, इंजन की ट्यूनिंग कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आफ्टर पार्ट मार्केट पार्ट के थ्रू होती है। तो इस तरह से आप समझना है आफ्टर मार्केट पार्ट को। फिर है ऑथराइजेशन की बात, नेक्स्ट जो टर्म है, तो ऑथराइजेशन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये है कि एक डॉक्यूमेंटेड परमिशन की बात कर रहा है, जिसमें एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को किसी कोई स्पेसिफिक राइट्स दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, ठीक है, उसमें देना भी हो सकता है और साथ ही साथ डिनाई करना भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से आपको ऑथराइजेशन को समझना है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है चैलेंज मास्टर पार्ट। सो बेसिकली जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, कैलिब्रेशन की बात करते हैं, ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है मास्टर पार्ट का या फिर चैलेंज पार्ट का, कि हमारी जो टेस्टिंग है उसको कंफर्म करने के लिए उसकी एडिक्वेसी, उसकी कंफर्मिटी, हम एक मास्टर पार्ट मेंटेन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर, जिससे हम जो उसकी हमारे टेस्टिंग है, हमारी कैलिब्रेशन है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, उसको हम एरर प्रूफ कर सकें, ठीक है, और जो भी हमारे फिक्चर्स हैं उनको भी हम क्रॉस वेरीफाई कर लें एरर प्रूफिंग के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड में देता है गो एंड नो गो, नो गेज गो गेजिंग की बात करता है, ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो मास्टर पार्ट क्या होता है। बेसिकली आपका जो आपका मेजरमेंट है उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, एरर प्रूफ बनाना है, तो आपके पास मास्टर पार्ट होने चाहिए, चैलेंज पार्ट होने चाहिए, जिनका आप यूज़ फ्रीक्वेंट मैनर में कर सको, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी तरह की जो मेजरमेंट है उसमें कमी ना आई हो, ठीक है, या कमी ना आ रही हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन का वो बहुत हाई होता है, तो आपके पास सिस्टम के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर मास्टर पार्ट्स होने चाहिए, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सको, चीज़ों को एरर प्रूफ बना सको, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंट्रोल प्लान। तो कंट्रोल प्लान जो है वो सिस्टम और प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपने ये बताया हुआ है कि आप कैसे कंट्रोल करोगे जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट का उसको। तो, तो इस तरह का आपके पास प्लान होना चाहिए। अभी हम अक्सर एक ही बात करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल प्लान हैं कि कौन कौन से कंट्रोल प्लान्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, लेकिन जब भी कंट्रोल प्लान की बात करेगा तो बात होगी तो इसमें ये है कि डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आपका जो कंट्रोलिंग है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रोडक्ट का, वो क्या है सिस्टम और प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कस्टमर रिक्वायरमेंट।
कस्टमर रिक्वायरमेंट है, जब भी बात होगी, जो भी कस्टमर ने स्पेसिफाई किया है, आपको बताया है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो टेक्निकल हो सकती है, कॉमर्शियल हो सकती है, प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, जनरल टर्म कंडीशन हो सकते हैं, कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कस्टमर की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, जब आप बिजनेस टू बिजनेस डील करते हो, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में निकल के आती हैं। जैसे कि टेक्निकल कॉमर्शियल की मैंने बात करी, प्रोसेसेस की बात करी, जनरल टर्म एंड कंडीशन की बात करी, ठीक है। और जब आप बिजनेस टू इंडिविजुअल की बात करते हो, B2C होता है, तो वहाँ पे कुछ कम रिक्वायरमेंट्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है, वो कस्टमर रिक्वायरमेंट आपको समझनी है। सप्लाई चेन के किस एरिया पे वर्क कर रहा हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो टर्म है, वो है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, CSR। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इस तरह से समझना है कि जो भी क्लॉजेस हैं IATF 16949 के, जो भी रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं स्टैंडर्ड में, उसका इंटरप्रिटेशन कस्टमर कितनी डेप्थ तक कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो वो आपके लिए एक तरह से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कस्टमर एंड से। साथ ही साथ वो सप्लीमेंट हो सकती है जो रिक्वायरमेंट दी हुई है इस IATF 16949 में। इस तरह से इन चीज़ों को कवर करना है एज अ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, CSRS, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है, वो है डिज़ाइन फॉर असेंबली, DFA। सो यहाँ पे जो मोटो हमें फुलफिल करना है, वो ईज का है कि जो असेंबली हो वो इजी तरीके से हो जाए, ठीक है, टाइम उसमें कम लगे, किसी तरह की एरर ना आए, रिसोर्सेज हमें कम यूटिलाइज करने पड़े। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा मेथोडोलॉजी होगा, उसको हम बोलेंगे डिज़ाइन फॉर असेंबली, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोचना है कि हमारा जो मेथोडोलॉजी होगा डिज़ाइन फॉर असेंबली का, वो क्या होगा, और हम कैसे इसको ज़्यादा इफ़िशिएंट, ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फर्दर मतलब एरर प्रूफ बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें सोचना है और डिज़ाइन ऑफ असेंबली हमें करनी है। नेक्स्ट जो टर्म है, वो डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, DFM। इसमें जो हमारा गोल है, वो है इजी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इकोनॉमिकल हम कैसे बना सकते हैं मैकेनिकली मैन्युफैक्चरिंग को। इसके लिए हमें एक हमारा जो मेथोडोलॉजी है उसको डिज़ाइन करना है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो वो इजी भी हो और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी हो। नेक्स्ट जो है, वो है टर्म डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, DFMA। जब ये जो हमने इनिशियली दो पॉइंट बात की, डिज़ाइन ऑफ असेंबली DFA और डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चर DFM, वो हम साथ कंबाइंड मैनर में कंसीडर करेंगे। गोल्स हमारे लगभग सेम हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, इफिशिएंट हो, रिसोर्सेज हमें कम यूटिलाइज करना पड़े, इजी हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कंबाइंड मैनर में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को लेकर देखते हैं, तो वहाँ पे जो मेथोडोलॉजी की बात होती है, वो है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, DFMA, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसमें बात है डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा, ठीक है, DFSS। सिक्स सिग्मा मतलब एक मैंने मेरे ट्रेनिंग के वीडियोस हैं सिक्स सिग्मा के, कुछ अभी मैंने डाले हैं और वो आप देख सकते हो। तो एक सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी की बात है कि आपको जो टूल्स टेक्निक यूज़ करने हैं, वो कैसा होना चाहिए जिससे कि हम एक रोबस्ट डिज़ाइन बना सकें कंप्लीट प्रोसेसर्स का, और एक और जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उस जो सिक्स सिग्मा का लेवल है, उस तक हम पहुंच सकें, ठीक है।
तो मतलब वहाँ पे वर्ल्ड क्लास की बात होती है, तो वर्ल्ड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन है, कंपनी है, सिस्टम है, उसको डेवलप कर सकें। जो भी टूल्स हैं, टेक्निक्स है, उनका यूटिलाइजेशन करते हुए हर चीज़ें सिस्टमेटिक हो, सिस्टमेटिकली डिफाइंड हो, मेथड उस हिसाब से बने हों। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। इस टर्म में जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है उसमें अगर किसी तरह का चेंज आ रहा है या कोई रिवीजन करनी है, नया कुछ डेवलप करना है, तो उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सके। ठीक है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिज़ाइन के साथ साथ अगर टेस्टिंग कोई है, वेरिफिकेशन है, तो वो भी इंक्लूड होती है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एरर प्रूफिंग। एरर प्रूफिंग मैंने अभी पहले भी थोड़ा ब्रीफ किया। तो इसमें जो गोल है एरर प्रूफिंग के थ्रू हमें चीज़ें समझनी है वो ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो इस तरह का होना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट है वो नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट्स ना प्रोड्यूस करें और हम प्रिवेंट कर सकें इस तरह के प्रोडक्शन को। और हमारी जो प्रोसेस है वो एरर प्रूफिंग होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एस्केलेशन प्रोसेस। एस्केलेशन से आप क्लियरली समझ सकते हो अ, कोई चीज़ हमें आगे लेके जा रही है नॉन कन्फर्मिटी के लिए की तरफ, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस की एक्टिविटी के स्टेजेस में हाईलाइट हो जाए या फिर हम उसको फ्लैग कर सकें उस इशू को जिसकी वजह से वो हमें नॉन कन्फर्मिटी आगे हमारे प्रोडक्ट में दिखेगी। और एक टाइम मैनर में, एक बाउंड टाइम मैनर में उस पर एक्शन लिया जा सके उस इशू के ऊपर और उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो हमारे पास इस एस्केलेशन का प्रोसेस होना चाहिए कि हमें कैसे डील करना है कभी इस तरह की इशू आए। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉल्ट ट्री एनालिसिस, एफटीए। तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस बेसिकली जो रूट कॉज है, किसी कोई हमें नॉन कन्फर्मिटी आया है या किसी तरह की कमी आई है, तो उसको एनालाइज करने के लिए एक मेथडोलॉजी है सिक्स सिग्मा में। फंक्शन वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में एक मैथमेटिकल क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ था। जो हमारी डीमैक की मेथडोलॉजी थी वो एक बेटर मैनर है फॉल्ट ट्री एनालिसिस का कि हमें कैसे समझना है इन डेप्थ जाके कि जो इशू प्रॉब्लम आ रही है, नॉन कन्फर्मिटी आ रही है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है। उसी तरह से आपको ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस समझती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी जो स्कोप में मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, साइट्स की बात की थी। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये समझना है कि एक प्रोसेस मेकिंग की या फिर फैब्रिकेशन की जिसमें हम कोई प्रोडक्शन मटेरियल बना रहे हैं, प्रोडक्शन पार्ट और सर्विस पार्ट बना रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं या फिर हीट ट्रीट कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं या फिर और कोई फिनिश सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में कवर होंगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। नेक्स्ट जो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात है। तो जब भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होगी तो हमें एज अ कंप्लीट सप्लाई चेन देखना है। आपके जो भी सप्लायर हैं, जो भी कस्टमर हैं, आपके जो इन हाउस रिसोर्सेज हैं, उनको सभी को कंसीडर करना है। कैसे वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो थ्रू आउट सिस्टम है आपका, जो प्रोडक्ट है, जो प्रोसेसेस हैं। ठीक है। उनसे इंफॉर्मेशन का इनपुट लेना है। कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हो, आपके कस्टमर हो, आपके वेंडर्स हो, आपके एम्प्लॉयज़ हो खुद के,
सबसे आपको इन्फ्लुएंस लेना है, कैसे चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करनी है, कैसे मॉनिटर करना है, क्या कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, क्या कंट्रोल प्लान्स होंगे, कैसे चीज़ों को आपको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें कंबाइन करना है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, और जिससे एक बेटर सप्लाई चेन का आप सिस्टम डेवलप कर पाओ, और आपका जो कॉन्टिन्यूटी है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी या फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी है, वो उसमें आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके, आप उसको समय के साथ सस्टेन कर लो। ये जो गोल है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो चलते हैं, जो टर्म है वो है नो ट्रबल फाउंड, NTF। जब भी कोई सर्विस होती है आपके व्हीकल की, प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर किसी पार्ट में है मैन्युफैक्चर्ड, तो अगर कोई पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू पार्ट से, और तो जो पुराना पार्ट था उसको हम चेक करते हैं, और वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है एज अ गुड पार्ट, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं नो ट्रबल फाउंड, NTF, या फिर ट्रबल नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से समझना है। और ये जो नो ट्रबल फाउंड है, ये किसी इंडिविजुअल पार्ट के रिस्पेक्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं टर्म के ऊपर। प्रोडक्ट है एज अ टर्म, प्रोडक्ट का मतलब ये समझना है कि जो इंटेंडेड आउटकम है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो जो चीज़ होगी वो उसको प्रोडक्ट कहेंगे, और जो कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस से होके हमें मिला है वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट है क्या? पहला है इंटेंडेड आउटपुट, जो एज अ रिजल्ट हमें मिला है। सेकंड है जो हमें रिजल्ट मिला है थ्रू हमने जो अपने प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, तो ये दो मतलब मैंने डिफिनीशंस बताए। एक है अपना इंटेंडेड आउटपुट एज अ रिजल्ट, सेकंड है रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रोडक्ट सेफ्टी। प्रोडक्ट सेफ्टी का यहाँ पे जो रिलेशन है वो कस्टमर से है, कि हमें ऐसी डिज़ाइन और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करनी है प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड वे में, या फिर स्टैंडर्ड से रिलेट करते हुए, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि किसी तरह का हार्म है वो रिप्रेजेंट ना हो प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है प्रोडक्ट सेफ्टी है क्या। प्रोडक्ट सेफ्टी कस्टमर से रिलेट करती है, उसके उस कस्टमर को होने वाले हजार्ड या हार्म से रिलेट करती है, एक स्टैंडर्ड मैनर में स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करना है एक प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो टर्म मैंने लिया है वो है साइट। साइट का क्लियर जो डेफिनेशन है, या फिर चीज़ें समझनी है साइट के रिस्पेक्ट में, वो जगह जहाँ पे मतलब वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, जहाँ पे भी वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही हो, ऐसे लोकेशन को साइट कहेंगे। सेकंड है, नेक्स्ट जो है टर्म है वो है ट्रेड ऑफ कर्व। तो जब भी हम ट्रेड ऑफ कर्व की बात करेंगे, तो हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने वाले हैं प्रोडक्ट की, जो कि हमने डिज़ाइन में लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स। एक को हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो उनका बिहेवियर है एक कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम ग्राफिकल मेथड में ट्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हम उनको एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे 2D ग्राफ के थ्रू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे ट्रेड ऑफ कर्व्स।
नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ट्रेड ऑफ प्रोसेस। ट्रेड ऑफ कर्व में जो चीज़ें हमें रिलेट करनी है या फिर कंपेयर करनी है, वो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिज़ाइन अल्टरनेटिव। और डिज़ाइन अल्टरनेटिव के रिस्पेक्ट्स में हमारा जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है कस्टमर को लेके, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, इकोनॉमिक को लेके, वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो हमें कर्व ड्रॉ करना है ट्रेड ऑफ प्रोसेस में। ठीक है, तो फर्स्ट अपना एक्सेस है इसमें, वो है डिज़ाइन अल्टरनेटिव, और दूसरी एक्सेस जो है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक कस्टमर को इस्टेब्लिश करना हो सकता है, टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो सकती हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है कि ट्रेड ऑफ प्रोसेस क्या होगा हमारी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात थी थर्ड क्लॉज की। ये सारे हमने डिस्कस किए और टर्म्स को डिफाइन किया क्लियरली यहाँ पे। जो भी आपको जो हमने पहले बात की 9000 की और 9001 में, उसमें भी बहुत सारे टर्म्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। वो आप गो थ्रू हो लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूएमएस के इंटीग्रेशन के लिए, समझने के लिए, और एक अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लॉज पे। सो नेक्स्ट क्लॉज जो है उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज द फोर्थ क्लॉज ऑफ द स्टैंडर्ड IATF 16949, context of the organization. सो इसमें जो फर्स्ट सब क्लॉज है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। सो इसको, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या हैं, किसके ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल होती हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें अपने बिजनेस को रन करना होता है, प्रोडक्ट को बनाना होता है, हमें प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश करना होता है, मॉनिटरिंग और मेजरिंग जो है उसकी, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और सेम ये सब क्लॉज 4.1, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, हमें यहाँ पे रेफरेंस मिलता है IATF 16949 में 9001 का, ISO जो 2015 का वर्जन है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो उसको आपको कंसीडर करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। इस सब क्लॉज में भी ISO 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, सेम क्लॉज में 9001 के 4.2 उसको आपको कंसीडर करना है। रिक्वायरमेंट जो वहाँ पे दी हुई है वही सेम यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट क्लॉज है, नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.3, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द QMS। इसके अंदर भी 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो दी हुई हैं वो एज इट इज अप्लीकेबल है, उसको आपको कंसीडर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट स्कोप है जो डिफाइन किया गया है इस सब क्लॉज में, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द QMS में। सप्लीमेंट स्कोप में जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो है ऑन साइट, रिमोट, डिजाइन सेंटर्स, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, permitted exclusions, customer specific requirements, evaluated and included। तो ये सारे मैंने कीवर्ड्स लिए हैं एज अ सप्लीमेंट इसको। मैं इनको आपको ब्रीफ करता हूँ इन कीवर्ड्स को। सो यहाँ पे ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड डेवलप करता है कि कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सपोर्ट कर रहा है जो आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है, उसके वर्क को, जैसे कि डिज़ाइन सेंटर्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट
हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो सकते हैं, चाहे वो ऑन साइट हो या रिमोट लोकेशन पे हो, वो उनको भी आपको जो स्कोप है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, IATF का, ऑटोमोटिव का, उसके अंदर इंक्लूड करना है। अम, तो यहाँ से ही आपको क्लियरली आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि स्कोप में इन चीज़ों को भी हमें इंक्लूड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और क्लैरिटी देता है स्टैंडर्ड में एज अ सप्लीमेंट फॉर द स्कोप ऑफ QMS कि कौन कौन से एक्सक्लूजन परमिटेड होंगे ऑटोमोटिव QMS में। तो जैसे कि 9001 में हमें थोड़ा सा वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट देता है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है उसको आप आउटसोर्स कर देते हो, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस में होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है वो बेस्ड ओवर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आप एक्सिक्यूट करते हो, लेकिन वो कोई और कंपनी के स्कोप में होता है जो आप जिसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। उस केस में आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल 9001 का IATF 16949 में भी मिलता है। ठीक है, और उसके लिए जो जस्टिफिकेशन है उस एक्सक्लूशन का, उसको आपको मेंटेन करना है एज अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। साथ ही साथ ये क्लियर है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट एक्सक्लूड करने की बात हो रही है इन कंडीशनल वे एंड जस्टिफाइड वे, ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका जो डिज़ाइन है उसको एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन है उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो अपने ऑटोमोटिव QMS से। तो ये आपको क्लियर होना है दोनों चीज़ों को लेके। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट था कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सो अभी हमने जैसे डिस्कस किया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात है यहाँ पे। होता क्या है कि जब आप ये IATF का 16949 है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज की जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जेनरिक रिक्वायरमेंट है, उसके साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ओवर द कस्टमर के कॉम्पिटेंसी और एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपसे अपनी रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करता है। तो उन चीज़ों को अच्छी तरह से स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इवेल्युएट करना है उन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को और अब इंक्लूड करना है जो स्कोप है अपना ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ तक थी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की बात। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्लॉज है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। ISO 9001 पहला कीवर्ड इसमें लिया है मैंने। फिर जो सेकंड है कीवर्ड्स है वो है कन्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, इंश्योर with respect to requirement, product safety, documented processes, products and manufacturing processes, include requirement, FMEA, characteristics, identification and control, spatial approval, reaction plans, responsibility, communications, training, change approve, requirement transfer, supply chain traceability, lesson learned। तो ये सारी कीवर्ड्स मैंने लिया है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में है। पहला जो चीज़ इसमें हमें मिलता है कि हमें 9001 की जो रिक्वायरमेंट दी हुई है स्टैंडर्ड में उसको कंसीडर करना है। उसके साथ ही साथ जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो है जैसे कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस की बात है, वो नेक्स्ट सब क्लॉज है इसका। इसमें कन्फर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस में जो मेन चीज़ें हैं वो है इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसमें सर्विसेज भी आ सक होती है, आउटसोर्स प्रोसेसेस भी हैं। तो एक सप्लाई चेन की बात है कि इंश्योर करना है कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी कस्टमर की, स्टैट्यूटरी बॉडी की,
रेगुलेटरी बॉडी की, उनकी रिक्वायरमेंट अच्छी तरीके से हम कन्फर्मिटी, कन्फॉर्मेंस, कंप्लायंस शो कर सकें। ठीक है, हमारी जो प्रोसेसेस है, हमारी जो प्रोडक्ट है, उससे जो कन्फर्मिटी है, कंप्लायंसेस हैं, वो हम जस्टिफाई कर पाएँ, इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट या फिर जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट है, हम अपनी कंपनी के थ्रू, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिलीवर करने के लिए कह रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो मैच करें, कंप्लाई करें, जो भी रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल है। ठीक है, और उसमें कोई भी चीज़ें हो सकती है, आपके आउटसोर्स प्रोसेस भी हो सकते हैं, आउटसोर्स प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, आउटसोर्स सर्विसेज भी हो सकती है। तो एज अ सप्लाई चेन आपको देखना है, जो भी चीज़ें आपके सिस्टम पे इफेक्ट डालती हैं, आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट डालती है, आपके सर्विसेज पे इफेक्ट डालती है, उन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है और उनके थ्रू इंश्योर करना है कन्फॉर्मेंस। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो था इसमें प्रोडक्ट सेफ्टी था। तो प्रोडक्ट सेफ्टी के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट सेफ्टी को हमने अभी प्रोडक्ट सेफ्टी की बात की थी टर्म्स एंड डेफिनेशंस में। यहाँ पे प्रोडक्ट सेफ्टी के रिस्पेक्ट में हम और थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि प्रोडक्ट सेफ्टी की जब हम बात करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, तो किन चीज़ों को हमें कंसीडर करना है। तो प्रोडक्ट सेफ्टी में जो पहली चीज़ स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, अ, जिससे कि आप मैनेज करो प्रोडक्ट सेफ्टी को। और प्रोडक्ट सेफ्टी में हमें प्रोडक्ट को कवर करना है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कवर करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कितना सेफ है फॉर द एंड यूज, और जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो कितना सेफ है फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ वर्क। तो दोनों चीज़ों को आपको कंसीडर करना है और उसके रिस्पेक्ट में आपको मैनेज करना है इन अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सेफ्टी। तो यहाँ पे आपको ये क्लियरिटी मिलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें प्रोडक्ट सेफ्टी के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देता है। तो सबसे पहला है जो रिक्वायरमेंट्स की अभी तक हम बात कर रहे थे, जो भी रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, उनको आपके प्रोडक्ट सेफ्टी के जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है उसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट सेफ्टी के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस डेवलप करना है। फिर एफएमईए की बात करता है कि एफएमईए को इंक्लूड करना है कि जब भी हम हमारा डिज़ाइन हमारा होगा फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस का, तो उसके जो अप्रूवल्स हैं उनको इंक्लूड करना है प्रोडक्ट सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे प्रोडक्ट सेफ्टी के रिलेशन में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कंसीडर कर सकते हो कहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कहाँ पे किसी तरह का रिस्क है, हजार्ड है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिस्पेक्ट में कहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड है, या फिर किसी तरह का हार्म कोई चीज़ कर सकती है किसी को। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में रिस्क सेफ्टी के ऐड करना है। साथ ही साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे उनको हमें कंट्रोल कैसे करें, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करके डॉक्यूमेंट करना है। साथ ही साथ अ, कोई स्पेशल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने कंट्रोल की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, आइडेंटिफिकेशन की बात की, उस केस में कोई स्पेशल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, या फिर एफएमईए में किसी स्पेशल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे आप उसे डील करोगे, कौन अप्रूव करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, इस ये भी चीज़ आपको अपनी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस जो सेफ्टी
प्रोडक्ट सेफ्टी का है उसमें ऐड करना है। साथ ही साथ रिएक्शन प्लान क्या होगा, ठीक है, इन केस any safety concern is faced by the management or the team of the company, what will be the reaction plan, इसके बारे में भी आपको अपनी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में चीज़ें ऐड करनी है, जस्टिफाई करनी है कि क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना है। साथ ही साथ एस्केलेशन प्रोसेस क्या होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी होगी, और इसमें टॉप मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले करेगा, कस्टमर को हमें नोटिफाई कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में होनी चाहिए प्रोडक्ट सेफ्टी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, एस्केलेशन प्रोसेस क्या है, और टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे होंगी, जो आपका साइट मैनेजमेंट है, टीम है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साथ ही साथ अगर कोई इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर जो डिलीवर हो रहा है, तो उस केस में आप कस्टमर को कैसे नोटिफाई करोगे। ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में, अपने प्रोसीजर में प्रोडक्ट सेफ्टी के, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आपको यहाँ तक। साथ ही से कोई ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई होती है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सेफ्टी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई कर लेंगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर लें, एस्केलेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेंगे, नोटिफिकेशन की बात हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्लान कर लेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बाद हमें अगर कहीं लगता है कि कोई किसी की कॉम्पिटेंसी में गैप है जो कि डील करने के लिए प्रोडक्ट सेफ्टी के एडवर्स कंडीशन में, तो उस ट्रेनिंग को हमें आइडेंटिफाई करना है। उससे रिलेटेड आपको अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में, अपने प्रोसीजर में चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। और वो ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी वो आपको बताना है। साथ ही साथ इन केस कोई सेफ्टी इशू की वजह से किसी तरह का चेंज आता है प्रोडक्ट में या प्रोसेस पे, तो उसको अप्रूव करना है इम्प्लीमेंटेशन से पहले, और साथ ही साथ इवेल्युएट करना है कि उसके जो भी पोटेंशियल इफेक्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी को लेके प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट चेंज में, वो सारी चीज़ें हमें अच्छी तरीके से वेरीफाई करके ही चेंज को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो 9001 में ऑपरेशन क्लॉज में दिया हुआ है, उसको हमें फॉलो करना है। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ्टी की, प्रोडक्ट सेफ्टी की, वो हमें ट्रांसफ़र करनी है अपने सप्लाई चेन में, अ, जिससे कि हम कंप्लीटली इंश्योर कर सकें कि ये जो हमारी प्रोडक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली एक वर्ड ऐड करता है, कस्टमर डेजिग्नेटेड सोर्स की बात करता है, ठीक है। तो कस्टमर डेजिग्नेटेड सोर्सेज की बात है कि जो कस्टमर जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वहाँ पे भी कुछ सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो रिक्वायरमेंट है मतलब प्रोडक्ट सेफ्टी से रिलेटेड, वो आपको एज अ इंस्ट्रक्शंस, एज अ गाइडेंस, एज अ यूज़र मैनुअल आपको शेयर करनी है कि कस्टमर के ध्यान में रहें कि सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें सप्लाई चेन को इंश्योर करना है और कस्टमर डेजिग्नेटेड सोर्स को साथ साथ हमें सेफ बनाना है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ रिक्वायरमेंट्स। साथ ही साथ नेक्स्ट जो बात होती है
प्रोडक्ट सेफ्टी के प्रोसीजर्स में प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी की, जो भी हम लॉट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको ट्रेसेबल हो। ठीक है, ट्रेसिबिलिटी आप समझते हो, मतलब जो भी मेजर कंपोनेंट्स हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, जितने भी सब पार्ट्स लग रहे हैं उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, थ्रू अ नंबर, थ्रू अ रिमार्क, टू ट्रेस इट विद द रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, कोई व्हीकल है, उसमें जब इन सब पार्ट्स को यूज़ करें तो इन सब पार्ट्स की ट्रेसेबिलिटी के साथ साथ उस व्हीकल की ट्रेसेबिलिटी नंबर होना चाहिए, जिससे कि जो कंप्लीट सप्लाई चेन है वो ट्रेसेबल बन सके। ठीक है, और हम फर्दर इन केस ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सेफ्टी हम चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें, उस हिसाब से कम्युनिकेशन कर सकें, कस्टमर को नोटिफाई कर सके, अगर रेगुलेटर्स को नोटिफाई करने की जरूरत है तो वहाँ पे उनको नोटिफाई कर सकें। और ये सारी चीज़ें जो है से जो हमारी निकल के आएंगी आफ्टर रनिंग अ बिजनेस, तो जो भी हमें लेसन लर्न हो रहा है, किसी तरह की रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर ली, इनके वो प्री मेच्योर थी, मेच्योर्ड थी, या फिर कस्टमर एंड पे हमने देखी, तो उससे जो हमारी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगी उनको हमें यूज़ करना है एज अ लेसन लर्न, और उनको यूज़ करना है फर्दर जब हम नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इन सब चीज़ों की बात करता है ये प्रोडक्ट सेफ्टी क्लॉज। साथ ही साथ एक एडिशनल अप्रूवल की भी बात करता है, जिसमें कस्टमर इन्वॉल्व होता है कि हमें एक एडिशनल अप्रूवल भी हम ले सकते हैं या फिर स्पेशल अप्रूवल ले सकते हैं कस्टमर से, जो कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हमने डेवलप किया है प्रोडक्ट सेफ्टी रिलेटेड कंटेंट के लिए, वो उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ उसको एडवाइस करना है, तो वो हम वहाँ से डेटा गैदर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट सेफ्टी क्लॉज था। साथ ही साथ इसमें जो नेक्स्ट सब क्लॉज है 4.4.2 प्रोडक्ट सेफ्टी के नेक्स्ट में जो रिक्वायरमेंट्स ISO 9001 2015 की, वो हमें कंसीडर करनी है एज इट इज़ और इंक्लूड करनी है अपने ऑटोमोटिव QMS में। तो यहाँ तक हमारा फोर्थ क्लॉज जो है वो कंप्लीट होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ISO 9001 की जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं ओवरऑल उसको कंसीडर करना है अच्छे तरीके से। आपको आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए और अपने स्कोप में ऐड करना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही साथ जो अभी मैंने अ, जो एडिशनल सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई, वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है लीडरशिप। सो जो सारी चीज़ें हैं, जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, स्कोप समझ गए, इंट्रोडक्शन समझ गए, हिस्ट्री समझ गए, तो नेक्स्ट जो हमारा मेन क्राइटेरिया आता है या फिर जो चीज़ें हमें टेक केयर करनी है वो है लीडरशिप की। लीडरशिप ओवरऑल हमें कैसे हमारी होनी चाहिए कंपनी के अंदर, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल वेंडर्स हैं, उनकी जो टीम है, कस्टमर्स हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटर्स हैं, उनके अंदर हमें उनसे कैसे डील करनी है थ्रू लीडरशिप, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू। लीडरशिप में जो पहला क्लॉज है वो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। सो इसमें जनरल में जो पहली चीज़ आती है कि वो है ISO 9001 2015 का रेफरेंस मिलता है। फिर जनरल के अंदर जो अनदर सब क्लॉज है वो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिज़ाइन एंड डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट। फिर है उसके अंदर पॉलिसी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज
एंटी ब्राइबरी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स एस्केलेशन। फिर इसके नेक्स्ट जो है सब क्लॉज जनरल के अंदर वो है प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। इसके अंदर जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं रिव्यू, सपोर्ट, इवेल्युएट, इम्प्रूव, मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट। फिर जनरल के अंदर नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है प्रोसेस ओनर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंड रूल्स। और नेक्स्ट जो सब क्लॉज है जनरल के अंदर वो है कस्टमर फोकस। तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट में जो पहले हमने क्लॉज की बात की वो जनरल था। उसमें IATF 16949 में ISO 9001 2015 की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है, यहाँ पे अप्लाई होती है वो। ठीक है, उसको आपको कवर करना है अपने ऑटोमोटिव QMS में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल के अंदर। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो है हमें डिफाइन करना है कि क्या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है। उस डिफाइन करने के बाद कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई तरह की हो सकती है। टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ हो सकती है, टुवर्ड्स द वेंडर्स हो सकती हैं, टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट हो सकती हैं, टुवर्ड्स द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो सकती हैं, सोसाइटी के रिस्पेक्ट्स में हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर कवर करनी है। और इसमें हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हमें एंटी ब्राइबरी पॉलिसी को ऐड करना है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कोड ऑफ कंडक्ट को ऐड करना है, एथिकल एस्केलेशन पॉलिसी को ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी एंटी ब्राइबरी, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल एस्केलेशन भी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आना चाहिए। बाकी मैंने जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बताई, जिसमें कि आपकी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, टुवर्ड्स द कस्टमर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द रेगुलेटर्स। ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मतलब चीज़ें आइडेंटिफाई करके डिफाइन करनी है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। फिर जो नेक्स्ट सब क्लॉज है वो है प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बात है। तो यहाँ पे जो बात कहता है स्टैंडर्ड कि जो भी हमारा प्रोडक्ट रियलाइजेशन का प्रोसेस है, जो हमारा प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको गाइड कर दूँ। हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमने जो डिफिनीशन अभी मैंने बताई थी वो ये थी कि हमारा जो आउटपुट है प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस का उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इस क्लॉज में स्टैंडर्ड गाइड करता है कि हम जो टॉप मैनेजमेंट है उसको रिव्यू करना है प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, उसके सपोर्ट प्रोसेस को भी साथ साथ, और इवेलुएट और इम्प्रूव करना है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करता है स्टैंडर्ड कि उनको रिव्यू करना है, इवेलुएट करना है प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस को, साथ ही साथ उसके सपोर्ट प्रोसेस को, जिससे कि इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है प्रोसेसेस की वो इंक्रीज हो सके। और ये जो रिव्यू कर रहा है टॉप मैनेजमेंट, उसका जो डेटा निकल के आएगा और रिजल्ट्स निकल के आएंगे उन्हें हमें जो मैनेजमेंट रिव्यू हमारा होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें एज अ इनपुट हमें यूज़ करना है। ठीक है, अभी हम मैनेजमेंट रिव्यू 9th क्लॉज में हमारा डिटेल मैनर में मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में बताया गया है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट रिव्यू। तो अभी जो चीज़ें मैंने बताई प्रोसेस इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के एस्पेक्ट में वो आपको कवर करनी है, श्योर करनी है। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज वो है प्रोसेस ओनर का। तो प्रोसेस ओनर हमने सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग में भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस ओनर कौन होते हैं।
प्रोसेस ओनर बेसिकली जिनको जो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो मैनेज करेंगे किसी प्रोसेस को और उसके रिलेटेड आउटपुट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये चीज़ें हमें ऐसे प्रोसेस ओनर को आइडेंटिफाई करना है टॉप मैनेजमेंट को। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को कि जो प्रोसेस ओनर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने उनकी जो रोल्स हैं या फिर कॉम्पिटेंसी है वो एक फुल फॉर्म में हो। ऐसा ना हो कि वो उनको अपना रोल के बारे में ना पता हो या फिर वो कॉम्पिटेंट ना हो इनफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है मैनेज करने के लिए प्रोसेस को उसको वो अच्छी तरीके से ना कर पाए। इस चीज़ को प्रोसेस जो टॉप मैनेजमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है अच्छी तरीके से इन डिटेल मैनर और चीज़ों को प्रोसेस ओनर को डेजिग्नेट करना है। तो ये बात थी प्रोसेस ओनर के अंडर में। साथ ही साथ जो नेक्स्ट इसमें सब क्लॉज आता है वो है कस्टमर फोकस का। कस्टमर फोकस बेसिकली एक प्रिंसिपल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो कि ISO 9000 में बहुत इन डेप्थ मैनर मैंने बताया हुआ है। तो वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड IATF 6949 जो है वो ISO 9001 2015 का रेफरेंस देता है कि जो कस्टमर फोकस के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट है 9001 में वो यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। जनरल के बाद जो नेक्स्ट मेजर क्लॉज है वो है पॉलिसी। लीडरशिप के अंदर इसमें जो सब क्लॉज पॉलिसी के अंदर है वो पहला है एस्टेब्लिशिंग द क्वालिटी पॉलिसी, सेकंड है कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन रोल, फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के अंदर जो सब क्लॉजेज हैं पहला है सप्लीमेंटल। इसमें जो कीवर्ड मैंने लिए हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट, असाइंड पर्सनल, डॉक्यूमेंटेड, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, setting quality objectives, training, corrective and preventive actions, product design and development, capacity analysis, logistics, information, customer scorecards, customer portals। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ पॉलिसी के अंडर। सो ये नेक्स्ट क्लॉज है लीडरशिप एंड के अंदर पॉलिसी। सो पहला जो है क्वालिटी पॉलिसी की बात है और ये हमें 9001 में जो क्वालिटी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट दी हुई है उसको हमें यहाँ कंसीडर करना है वही अप्लाई होती है। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन की बात है क्वालिटी पॉलिसी को के रिस्पेक्ट में उसको जो 9001 में रिक्वायरमेंट दी हुई है इसके रिस्पेक्ट में सेम चीज़ें हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है। कैसे हम जो क्वालिटी पॉलिसी हम इस्टेब्लिश करेंगे उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ होंगी क्वालिटी पॉलिसी के लिए वो क्या क्या होंगी, किसकी किसकी होंगी, वो सारी चीज़ें 9001 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही सेम यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इन डेप्थ मैनर में मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है अपनी ट्रेनिंग में कि क्वालिटी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझा है आपने तो उनको समझ के आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ में कुछ सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी हुई हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में IATF के 16949 में जो कि 5.3.1 क्लॉज है। सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट में जो सबसे पहली चीज़ स्टैंडर्ड कहता है कि आपको एक पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी है, असाइन करनी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा
और उसको अथॉरिटी होगी इंश्योर करने की जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की वो मीट करें। ठीक है। और ये जो असाइनमेंट होगा पर्सनल का वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि किस क्या क्राइटेरिया है उस पर्सन की क्वालिफिकेशन की एक्सपीरियंस की कॉम्पिटेंसी की जो उसकी जॉब क्या होगी मतलब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अथॉरिटी क्या है किस बेसिस पे उसको मतलब हम असाइन करेंगे। ठीक है। तो वो किस तरह से उसको जो कॉस्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट करे उस चीज़ को इंश्योर करना है। ये सारी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंपनी के अंदर जिसमें कि कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेटिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग्स हैं करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है कैपेसिटी एनालिसिस है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन है कस्टमर स्पोर्ट्स कार्ड को मैनेज करना है कस्टमर पोर्टल्स को मैनेज करना है। इन सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में एक डेडिकेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें से मिलके हमें एक हमारा जो एक पर्सनल है या फिर कहेंगे एक छोटी सी टीम जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगी और थ्रू मैनेजमेंट इंश्योर करेगी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगी। ठीक है। इस टीम के बारे मतलब एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के थ्रू हमें इस टीम को एक इंडिविजुअल पर्सनल को एज अ हेड आइडेंटिफाई करना है डेजिग्नेट करना है। तो यहाँ पे ये सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के अंदर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। ये नेक्स्ट सब क्लॉज है ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के अंदर जो 5.3 था जो अभी हमने सप्लीमेंट की बात करी स्पेशल टीम की बात करी असाइनमेंट की बात करी उनके कैसे असाइन करेंगे क्या डॉक्यूमेंट प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है कौन कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जॉब प्रोफाइल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अथॉरिटी के अंदर हमें चीज़ें कवर करनी है उसकी बात करी। अब इस पर्टिकुलर क्लॉज में प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और करेक्टिव एक्शंस के बारे में बात की है। ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है यहाँ पे जब पहले उसने असाइन किया उसने एक पर्सनल को जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेडिकेटली कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किए टॉप मैनेजमेंट ने इंश्योर करने के लिए प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो मीट करें। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में और करेक्टिव एक्शंस के रिस्पेक्ट में टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि जो जो भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है कंफर्मिटी के लिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में उसके पास अथॉरिटी हो कि वो शिपमेंट को रोक सके या फिर प्रोडक्शन को स्टॉप कर सके अगर कोई नॉन कंफर्मिटी की कंडीशन बिल्ड होती है या कोई क्वालिटी प्रॉब्लम फेस करती है टीम उस केस में। तो इस तरह का कोई पर्सनल आइडेंटिफाई करना है और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को। तो जब भी हम प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है वो इस तरह का होना चाहिए कि इन केस कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी मिलती है तो उस केस में हमारा शॉप शिपमेंट जिससे कि हम जो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट हैं जो कंटेन कर रहे हैं किसी तरह का प्रॉब्लम को उसको प्रिवेंट किया जा सके शिपमेंट से। ठीक है। तो ये चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो ये एक्शन लेने का जो स्टॉप करने की बात है शिपमेंट की प्रोडक्शन की इन केस कंफर्मिटी नहीं मैच हो पा रही है प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जो पर्सनल है
जो रिस्पॉन्सिबल था, अभी हमने जो बात करी, उसके साथ उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए जिससे वो करेक्टिव एक्शन ले सके एक प्रॉम्प्ट मैनर में, एक टाइम सेविंग मैनर में, और साथ ही साथ वो कम्युनिकेट कर सके कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं प्रोडक्ट की वो नहीं मैच की हैं या फिर कुछ इसमें नॉन कन्फर्मिटी है, कन्फर्मिंग है, और जिससे कि उसको फर्दर शिप ना किया जा सके कस्टमर के साथ, और जो भी प्रॉब्लम्स है नॉन कन्फर्मिंग है उसको कंटेन कर सके जहाँ पे भी प्रोडक्ट जिस भी स्टेज में पहुँचा हो। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है वो भी डेजिग्नेट की जाए। ये नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी किस किस तरह की असाइन करनी है, जो कि ज़रूरी है एक इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए और क्यूएमएस के लिए भी। इसके साथ ही ये जो चीज़ें हैं जो हमने अभी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, इसको इंश्योर करना है टॉप मैनेजमेंट को कि जितनी भी शिफ्ट चल रही हो आप एक डे के बेसिस पे उन सारी शिफ्ट में ये चीज़ें मतलब मेंटेन रहें। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में ना हो, थर्ड शिफ्ट में ना हो। तो अगर आपकी डे की 2 या 3 शिफ्ट चल रही हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो सारी शिफ्ट में इन चीज़ों को मेंटेन करना है। जो रिस्पॉन्सिबल या फिर अथॉराइज्ड पर्सन होगा, पर्सनल होगा, वो प्रेजेंट होना चाहिए जिससे वो करेक्टिव एक्शन ले सके प्रॉम्प्टली, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग कर सके स्टॉक प्रोडक्शन और स्टॉक शिपमेंट की। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने टीम की बात करी कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो आपकी नंबर ऑफ थिंग्स को के रिस्पेक्ट में एक राइट डिसीजन मेकिंग कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी लीडरशिप की, और इसके अलावा आपने 9001 अच्छे से अगर मेरी ट्रेनिंग अटेंड की होगी तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है, साथ ही साथ जो यहाँ पे सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट दी हुई हैं उनको ऐड करना है अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटोमोटिव के। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं लीडरशिप के बाद। लीडरशिप के बाद नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है प्लानिंग। हमने हमारी लीडरशिप हमारे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके पहले हमने स्कोप देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, वो सारी हमने क्लियर कर ली। फिर लीडरशिप पे हमने चीज़ें क्लियर कर ली कि हमें करना क्या है लीडरशिप के थ्रू। अब हम प्लानिंग में आ गए हैं। अब हम ओवरऑल जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसके रिस्पेक्ट में प्लानिंग हमारी कैसी होगी, on the basis of the context of the organization, on the basis of the leadership, on the basis of the scope of the organization। ठीक है, तो यहाँ प्लानिंग में जो पहला सब क्लॉज है वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें भी हमें रेफरेंस मिलता है पहले ISO 9001 2015 का। फिर इसमें जो सब क्लॉज है नेक्स्ट वो है रिस्क एनालिसिस। इसमें जो कीवर्ड्स में लिया है वो है लेसन लर्न, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। फिर नेक्स्ट क्लॉज जो है वो है प्रिवेंटिव एक्शन, डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट appropriate process includes determine non-conformities with causes, action need, review, documentation, lesson learned, contingency plan, INE risk, define continuity of supply, notification, supplement, periodically test with review, multidisciplinary team, डॉक्यूमेंटेशन, रीस्टार्ट, वैलिडेशन। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। अब मैं इनको ब्रीफ करता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो जो हमारा प्लानिंग के अंदर पहला सब क्लॉज है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी में,
उसमें हमें ISO 9001 2015 का रेफरेंस मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाई होती है, उसको आपको कंसीडर करनी है अपने ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट जो सब क्लॉज आता है वो है रिस्क एनालिसिस का एक्शंस के अंडर। तो हम रिस्क एनालिसिस क्या कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले कि मतलब मिनिमम की बात कर रहा है कि हमें मिनिममली जो लेसन लर्न है, जो कि हमें प्रोडक्ट रिकॉल, प्रोडक्ट ऑडिट, फील्ड रिटर्न्स, रिपेयर, कंप्लेंट, स्क्रैप एंड रीवर्क के थ्रू हमने लेसन लर्न किया है, उन सारी चीज़ों को लेके हमें रिस्क एनालिसिस करना है। ठीक है, जब भी हमारा कोई भी नॉन कंफर्मिटी आएगी जिसके एंड प्रोडक्ट में हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ा है, जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑडिट से आया है, या फिर फील्ड रिटर्न हमने फेस की है, रिपेयर की रिक्वेस्ट फेस की है, कंप्लेन हमें मिली है, या कोई प्रोडक्ट हमारा या मटेरियल स्क्रैप हुआ है या फिर रिवर्क करने की जरूरत पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई हैं, क्या रूट कॉज में हमने आइडेंटिफाई किया था, किन गलतियों की वजह से ये नॉन कन्फर्मिटी फेस करनी पड़ी और हम स्टेज पर पड़े हैं। तो उसके बेसिस पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए और एज अ लेसन लर्न हमें रिस्क एनालिसिस करनी है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर रिस्क एनालिसिस को हमें एज अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखना है अपने सिस्टम में, और एज अ एविडेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस इसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस का ये मिनिमम थिंग है कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है अपने सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्क एनालिसिस के बाद है प्रिवेंटिव एक्शंस। प्रिवेंटिव एक्शंस में है, तो इस स्टेज तक हमने रिस्क एनालिसिस कर लिया है। तो हमारा रिस्क एनालिसिस जो हमें हेल्प करेगा वो प्रिवेंटिव एक्शंस लेने में करेगा, इसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकेंगे और इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, जिससे हमारा जो कॉज है पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी का वो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, और जो उसका अकरेंस है नॉन कन्फर्मिटी का उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो प्रिवेंटिव एक्शन हम लें वो अप्रोप्रिएट हो, जो जो भी पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी है उसको टेक केयर करने के लिए। या तो ये टॉप मैनेजमेंट या फिर जो भी मैनेजमेंट टीम है उसको इंश्योर करना है जो प्रिवेंटिव एक्शन हो वो इस तरह का हो कि वो सफिशिएंट हो, जो प्रिवेंट करने के लिए जो नॉन कन्फर्मिटी है उसके अकरेंस को लेके। इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक प्रोसेस स्टैब्लिश करनी है। अ, ये जो प्रोसेस होगी वो एक एज अ लेसन वर्क करेगी, जिसमें इस लेसन में हमको सीखने को मिलेगा, या फिर जो भी पर्सनल इन्वॉल्व है एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा, जो भी निगेटिव इफेक्ट है रिस्क का। ठीक है, और इसमें जो चीज़ें हमें इंक्लूड करनी इस प्रोसेस में वो है कि हमें पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी और उसके कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करें हम। ठीक है, साथ ही साथ हम कैसे एवेल्युएट करें कि एक्शन की नीड है कि नहीं है, जिससे हम प्रिवेंट कर सकें अकरेंस को नॉन कन्फर्मिटी के। साथ ही साथ हमें जो हमने प्रिवेंशन की बात करी, एक्शंस की बात करी, एक्शंस आइडेंटिफाई करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये प्रोसेस भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो एक्शन हमने लिया है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ जो इफेक्टिवनेस है जो एक्शन हमने लिया है उस इफेक्टिवनेस का रिव्यू हमें करना है, इस प्रोसेस में डिस्क्राइब करना है कि हम रिव्यू कैसे करेंगे इफेक्टिवनेस को लेके जो हमने एक्शन लिया है।
साथ ही साथ जो लेसन लर्न है उसको यूटिलाइज कैसे करना है जिससे कि रीअकरेंस को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोसेस के अंदर आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव एक्शंस। लेसन लर्न हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड डाटा होते हैं जो मैंने अभी पहले बात करी रिस्क एनालिसिस में। कुछ ऑन गोइंग होते हैं उनको कंसीडर करना है। वो ऑन गोइंग लेसन लर्निंग का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है उसको यूटिलाइज करना है। और ओवरऑल प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू हम पहले हमारा डिटर्मिनेशन है कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे नॉन कन्फर्मिटी को उसके कॉजेस को, फिर उस पर एक्शंस क्या पैसे एक्शन लेना है नहीं लेना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको हमें कैसे हम डिटरमाइन करना है और कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस एक्शंस को। ठीक है। और हमें जो एक्शन लिया है उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, फिर उसके बाद रिव्यू करना है एक्शंस के इफेक्टिवनेस को। और फर्दर हमें एज अ डेटा एज अ इंफॉर्मेशन उसको लेसन लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करना है और यूटिलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिवेंटिव एक्शंस के रिस्पेक्ट में। प्रिवेंटिव एक्शंस के बाद जो नेक्स्ट बात आती है सब प्लान्स है, वो है कंटेंजेंसी प्लान का। सो कंटेंजेंसी प्लान की बात हम तब करते हैं जब भी हमें लगता है कि किसी तरह का हमें नॉन कन्फर्मिटी मिल सकती है या फिर देखने को मिल रही है, अ, या किसी तरह का रिस्क आइडेंटिफाई करें जो हमें नॉन कन्फर्मिटी के लिए लेके जा रहा है आगे। तो उस सिनेरियोज में हम कंटिजेंसी प्लान की बात करते हैं कि हमारे उसमें करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होंगे, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए। तो कंटिजेंसी प्लान से रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करना है जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स को लेके जो कि ज़रूरी है, जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसको मेंटेन करने के लिए और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। इस तरह के जो भी इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करना है ऑर्गेनाइजेशन को। इंटरनल का मतलब है जो भी चीज़ें आपके बाउंड्री के अंदर, आपकी कंपनी के बाउंड्री के अंदर एज अ इंटरनल आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं खुद के ऑन रोल, आपका खुद का जो प्लांट सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, साइट है, वो इंटरनल के अंदर है। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो उसमें जैसे वेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, आउटसोर्स प्रोसेसर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सटर्नल होंगे। उनसे रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई एवेल्युएट करना है, जिससे कि हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम मीट कर सकें और अपने जो प्रोडक्शन आउटपुट है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है। तो पहला कंटिजेंसी का ये पॉइंट है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन को करना है। साथ ही साथ जो कंटिजेंसी प्लान होगा, जब हमने आइडेंटिफाई और इवेल्युएट कर लिया रिस्क को, तो जो कंटिजेंसी प्लान हमें डिफाइन करना है वो होगा जो रिस्क है और उसका इम्पैक्ट है कस्टमर के ऊपर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेटेज सेट करना है कि जो रिस्क है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आने वाला है कस्टमर के ऊपर, क्लाइंट कंपनी के। उसके बेसिस पे जो हमारा कंटिजेंसी प्लान होगा वो डिटेल्ड होगा उस अकॉर्डिंग, और उस हिसाब से हमें चीज़ों को आगे लेके जाना है। साथ ही साथ हमें जो कंटिजेंसी प्लान में चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो कंटिन्यूटी है सप्लाई की वो बनी रहे। ठीक है। जब भी कोई हमें इस तरह का रिस्क देखने को मिलता है तो हमारी कंटिन्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि रिलेट करती है सप्लाई की बिजनेस से। तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो उसको इंश्योर करती हुई हमें कंटिजेंसी प्लान बनाना है, डेवलप करना है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे हमारी सप्लाई जो है वो होल्ड हो सकती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम
इंश्योर कर सके कि कंटिन्यूटी बनी रहे सप्लाई की। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में कुछ एग्जाम्पल देता है इवेंट्स की, कि इक्विपमेंट फेलियर हो जाए, या फिर इंटरप्शन आ जाए किसी तरह एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट या प्रोसेस में, सर्विसेज में, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फायर आ जाए, यूटिलिटी इंटरप्शंस आ जाए, लेबर शॉर्टेज आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन आ जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिस पे हमें अपनी कंटिजेंसी प्लान को अ, के थ्रू हमें इंश्योर करना है कि जो सप्लाई है वो मेंटेन रहे, बिजनेस मेंटेन रहे, उसकी क्वांटिटी मेंटेन रहे। इन सारे पॉइंट्स को जो है ना मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मेजर सिनेरियोज हैं इंटरनल इश्यूज के अलावा, यहाँ पे एक्सटर्नल इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े फैक्टर्स हैं सप्लाई को लेके, उसकी कॉन्टिन्यूटी को लेके, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को लेके। इसमें मैं रिपीट करता हूँ, इक्विपमेंट का फेलियर है, इंटरप्शन फ्रॉम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस हैं, सर्विसेज हैं, रिकरिंग नेचुरल डिजास्टर्स हैं, फायर है, यूटिलिटी इंटरप्शंस हैं, लेबर शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू कंटिजेंसी प्लान एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सप्लाई। साथ ही साथ हमारे पास एक नोटिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए एज अ सप्लीमेंट ऑफ कंटिजेंसी प्लान, जिसमें आप जो भी हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनसे आप कम्युनिकेट कर लो कि किस लेवल पे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, और हम समय क्या होगा जिस पे हमारी जो सप्लाई है वो इफेक्टेड रहेगी। ठीक है, और उसकी डेप्थ क्या है जो हमने प्रॉब्लम फेस की है, जो भी हमारा इस तरह का सिनेरियो रिस्क हमारा हमारे सिस्टम के ऊपर जनरेट हुआ है। तो ये एज अ सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है आपके पास एक नोटिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें आप इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करोगे अपनी कंटेंजेंसी प्लान को लेके। ठीक है, और इंटरेस्टेड पार्टीज मैंने डिफाइन की क्लियरली 9001 में, 9000 में की ट्रेनिंग्स में। हाँ, तो यहाँ तक हमने कंटेंजेंसी प्लान डेवलप कर लिया, अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया उसको, जो रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड की उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा उसको हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करता है नेक्स्ट कि हमें पीरियोडिकली टेस्ट करना है जो भी हमने कंटिजेंसी प्लान डेवलप किया है थ्रू सिमुलेशन का भी एग्जांपल यहाँ पे देता है स्टैंडर्ड, जिससे कि इन केस हमारा इस तरह का कोई रिस्क जनरेट होता है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो जो हमारा कंटिजेंसी प्लान का एग्जीक्यूशन हो उस पे मतलब कहीं रश ना आए, या फिर कंफ्यूजिंग ना हो, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके, उसके रिस्पेक्ट में हमें पीरियोडिकली टेस्ट करना है कंटिजेंसी प्लान को। ठीक है, तो ये यहाँ तक था, पीरियोडिकली टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसको। और साथ ही साथ कंटिजेंसी प्लान का रिव्यू भी हमें करना है एनुअली, मिनिमम यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें एनुअली कंटिजेंसी प्लान को रिव्यू करना है। इसको आप और फ्रीक्वेंट कर सकते हैं, एनुअली की जगह 6 मंथ कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई रिस्क है इस तरह का कि जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, एनुअल में एनुअली 2 बार या 3 बार आ सकता है, आपको वो रिस्क जनरेट हो सकता है। उस केस में आपको जो कंटिजेंसी प्लान है अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी आपको रिव्यू करना अपने कंटिजेंसी प्लान को। और जो ये रिव्यू करेगी कंटिजेंसी प्लान, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट हो, साथ ही साथ आपके साइट सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं,
फिटर्स हो सकते हैं, टीम मैनेजर्स हो सकते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आपके पास होनी चाहिए जिससे एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके, एक डिटेल मैनर में रिव्यू हो सके। कुछ अगर उसमें इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं या फिर कोई हर्डल हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लो उस रिव्यू के थ्रू। तो ये आपका वहाँ पे मोटो होना चाहिए इस रिव्यू का। और ये जो कंटेंसी प्लान के स्तर में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे वो उसको डेवलप करने की बात हो, उसके रिव्यू की बात हो, उसकी नोटिफिकेशन की बात हो, पीरियडिकली टेस्ट की बात हो, इसको हमें डॉक्यूमेंट करके रखना है। जो भी हम प्रोसीजर डेवलप करें, रिकॉर्ड जो हम उसमें उससे रिलेटेड बनाएं, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथराइजेशन है, चेंज कौन कर सकता है कंटिन्यूसी प्लान को, ये सारी डिटेल्स मतलब उसके अंदर एज अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमें मेंटेन करके रखनी है सिस्टम में। कंटिन्यूसी प्लान में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें मैंने बताई उसके अलावा, जब जब भी हमारा कोई इस तरह का सिनेरियो जनरेट होता है जहाँ पे प्रोडक्शन को हमें स्टॉप करना पड़ता है या फिर जो शिपमेंट है उसको रोकना पड़ता है, तो उस केस में जब हम भी रीस्टार्ट करेंगे प्रोसेसेस को, शिपमेंट की या फिर प्रोडक्शन की, तो हमारा कंटिन्यूसी प्लान सफिशिएंट होना चाहिए कि वो वैलिडेट कर सके कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज हैं वो तैयार हैं, जो कन्फर्मिटी है प्रोडक्ट को लेके, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को लेके, उसके अकॉर्डिंग अब ये मतलब कंप्लीटली वैलिडेट कर सके वहाँ पे कि हमें कोई डाउट ना रहे कि हमारे जो फर्दर प्रोडक्शन है या जो भी प्रोसेसर्स हैं उसमें हमें किसी तरह की नॉन कन्फर्मिटी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का भी हमें चीज़ें जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, डिफिनीशंस हैं, उसको डिटरमाइन करके इस्टेब्लिश करनी है अपनी कंटेंजेंसी प्लान में, ठीक है। तभी जाके जो हमारा कंटेंजेंसी प्लान होगा वो पूरी तरह से तैयार माना जाएगा और सफिशिएंट होगा टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, द पॉलिसी एंड फॉर द context ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक बात थी कंटेंजेंसी प्लान का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्लानिंग में, जो हमारा 6.2 क्लॉज है। ये है बेसिकली क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग टू अचीव देम। इसमें जो पहला रेफरेंस मिलता है वो है ISO 9001 2015 का। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में वो हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। सप्लीमेंटल इंफॉर्मेशन है, इसमें जो चीज़ें हैं मैंने ली हैं कीवर्ड, वो है इंश्योर, DEM, functions, processes and levels, annual review, planning of changes, ISO 9001 2015। तो ये सारी चीज़ें हैं सब सेकेंड क्लॉज में प्लानिंग के। तो 6.2 है जो क्लॉज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम की बात करता है। इसमें 6.2.1 एंड 6.2.2 जो है सब क्लॉज 6.2 का, उसमें जो रिक्वायरमेंट हमें लेनी है वो 9001 2015 की है एज इट इज़, आपको कंसीडर करनी है वहाँ से स्टैंडर्ड से। जो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग को अचीव करने के लिए 6.2.1 में दी हुई है। सप्लीमेंटल में हमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट दी हुई है IATF 16949 में, वो मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताए। तो उसमें टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना है जो भी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को रीच करने के लिए, मीट करने के लिए, वो डिफाइन हो, इस्टेब्लिश हो और मेंटेन हो। एक ओवरऑल फॉर्म में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से
जो भी फंक्शंस रनिंग में है, रन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी प्रोसेसेस हैं उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, वो हर जगह पे ये चीज़ें डिफाइंड हो, इस्टेब्लिश हो और मेंटेन हो। इन चीज़ों को इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू को रिव्यू करने की भी बात यहाँ पे करता है स्टैंडर्ड, कि हमें रिव्यू करना है जब भी हम अचीव करने की बात करेंगे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को, और उसको कैसे हम प्लान कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। इन सारी चीज़ों को हमें रिव्यू करना है। और सेम तरीके से एनुअल यहाँ पे बात आती है, एज पर योर कंपनी डिसीजन मेकिंग, एज पर योर कंपनी रिक्वायरमेंट, आप इसको और फ्रिक्वेंट बना सकते हो एनुअल की जगह। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड कहता है, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, और जो भी परफॉर्मेंस टारगेट था उसके रिस्पेक्ट में। इंटरेस्टेड पार्टी, मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, इंटरेस्टेड पार्टीज की जो अच्छी सी डिफिनीशन है बहुत डिटेल में मैंने समझाई हुई है अपनी 9001 की ट्रेनिंग में, 9000 की ट्रेनिंग में। वहाँ से आप प्लीज़ इसको एक बार आप ट्रेनिंग को देखिए, वहाँ से आपको एक लाइफ टाइम क्लैरिटी मिलेगी इंटरेस्टेड पार्टी की रिस्पेक्ट में। ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है इंटरेस्टेड पार्टी, ये नहीं पढ़ा है, मैंने भी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, जब मैंने लीड ऑडिटर ट्रेनिंग अटेंड की है बहुत अच्छी जगह से, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। तो मेरी ट्रेनिंग के थ्रू आपको वहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और डिसीजन मेकिंग एज अ ऑडिटर, एज अ इम्प्लीमेंटर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी सप्लीमेंटल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के रिस्पेक्ट में, कैसे अचीव करना है हमें क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को। इसमें जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वो है 6.3। 6.3 में प्लानिंग ऑफ चेंजेस की बात है। प्लानिंग ऑफ चेंजेस में क्लियरली जो यहाँ पे IATF 16949 है वो ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट को मेंशन करता है कि जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे अप्लाई होती हैं। उसी को आपको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है, जो भी रिक्वायरमेंट 9001 2015 के 6.3 क्लॉज में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी प्लानिंग की बात थी। हमने अभी तक मतलब 6th क्लॉज तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा 7th क्लॉज है जो कि सपोर्ट है। इसको हम नेक्स्ट क्लॉज में नेक्स्ट ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो 7th क्लॉज है, 8th क्लॉज है, 9th क्लॉज है, 10th क्लॉज है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो होगा ट्रेनिंग का IATF 16949 2016 उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है। ठीक है, चीज़ों को रिकॉल करिए, जो ये ट्रेनिंग है 9001 की, 9000 की और 9004 की, वहाँ से। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रेनिंग के। थैंक यू।